हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम वेक्टर्स का यूज करते हैं। आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट पार्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एंड हम कैसे रिकम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। एंड बायोटेक्नोलॉजी का सेकेंड पार्ट वीडियो में हमने रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें कि हमने अंडरस्टैंड किया था इंजाइम्स के बारे में। मीन्स हमें किस किस टाइप के इंजाइम्स का रिक्वायरमेंट होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि इंजाइम्स में रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, जिसका 2 टाइप्स है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंड रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। हमने इन सभी इंजाइम्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। एंड अगर आपको इस टॉपिक के बारे में स्टडी करना हो तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इजली इन सभी टॉपिक्स पर स्टडी कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस टॉपिक के बारे में नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, जिससे कि आप इजली अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में फर्स्ट रिक्वायरमेंट था इंजाइम्स। इसमें हमारा सेकेंड रिक्वायरमेंट्स होगा डेट इज वेक्टर्स। वेक्टर्स जिसको हम यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। वेक्टर्स एक ऐसा चीज़ है, मीन्स रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो हमारा डिज़ायर डीएनए रहता है, या फिर जिसको हम डीएनए ऑफ इंटरेस्ट या फिर जिसको हम फॉरेन डीएनए बोल सकते हैं, हम उसको वेक्टर डीएनए में ऐड करते हैं। एंड जब ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, मीन्स डिज़ायर डीएनए एंड वेक्टर डीएनए जब ज्वाइन हो जाते हैं, तो ज्वाइन होने से जो डीएनए का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। दी वेक्टर इज अ स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल capable of self-replication and is used as carrier of DNA fragmented inserted into it for cloning। मीन्स वेक्टर एक स्मॉल डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, मीन्स वेक्टर एक छोटा डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। एंड या सेल्फ रेप्लिकेशन मीन्स ये अपने आप ही अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, मीन्स ये अपने आप ही अपनी कॉपी को प्रिपेयर कर सकता है। एंड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम वेक्टर को कैरियर की तरह यूज करते हैं। मीन्स जो हमारा डिज़ायर डीएनए है, मीन्स फ्रेगमेंटेड डीएनए, मीन्स जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं फॉरेन डीएनए को हम वेक्टर डीएनए में ऐड करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कैरियर। एंड यहाँ पर क्लोनिंग मीन्स यह है कि रिकम्बिनेंट डीएनए को प्रिपेयर करें और उसकी मल्टीपल कॉपी प्रिपेयर करें। मीन्स क्लोनिंग मीन्स यह है कि यहाँ पर हम यहाँ पर जो वेक्टर यूज करते हैं, वेक्टर में क्या करते हैं कि अपना डिज़ायर डीएनए को ऐड करते हैं, एंड उसके बाद उस जो डीएनए का फॉर्मेशन होता है ऐड करने पर उसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। एंड उस रिकम्बिनेंट डीएनए की हम मल्टीपल कॉपी प्रिपेयर करते हैं, उसको बोलेंगे यहाँ पर क्लोनिंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लोनिंग व्हीकल और क्लोनिंग डीएनए इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मीन्स हम वेक्टर को क्लोनिंग व्हीकल भी बोल सकते हैं, एंड या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्लोनिंग डीएनए इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म है RDT। A cloning vector must be have following characteristics। मीन्स जो एक क्लोनिंग वेक्टर्स होता है, मीन्स जो वेक्टर्स होते हैं इनके पास कुछ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होना इंपॉर्टेंट है। अगर ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं उन वेक्टर्स को। इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है दैट इज शुड बी रेप्लिकेट ऑटोनोमसली इन होस्ट सेल। मीन्स अगर हम वेक्टर को होस्ट सेल में डालते हैं तो वो अपने आप ही, मीन्स वो किसी पर डिपेंड ना हो रेप्लिकेट करने के लिए, वो खुद ही अपने आप से ही रेप्लिकेट करे, या इसका प्रॉपर्टी होना नेसेसरी है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स डैट इज अ वेक्टर मस्ट बी हैव 1 और मोर ओरी साइट फॉर रेप्लिकेशन। मीन्स जो एक वेक्टर होता है, वेक्टर में जो ओरी साइट है, ओरी एक ऐसा प्लेस है जहाँ से वेक्टर रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करता है। मीन्स ओरी वेक्टर में ओरी एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा साइट है जहाँ से वो वेक्टर रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। तो जो वेक्टर होता है, वेक्टर में एक या एक से ज़्यादा रेप्लिकेशन होना मस्ट होना चाहिए। मीन्स अगर उसमें रेप्लिकेशन साइट रहेगा, मीन्स ओरी साइट रहेगा, तभी वो वेक्टर अपनी कॉपी को प्रिपेयर कर सकता है, एंड इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं।
थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज अ वेक्टर शुड बी स्मॉलर इन साइज एंड हैविंग लो मॉलिकुलर वेट। मीन्स जो एक वेक्टर होता है, वेक्टर का जो साइज हो बहुत स्मॉल हो, मीन्स छोटा हो, एंड साथ साथ में इसका जो मॉलिकुलर वेट हो वो भी बहुत कम हो। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज शुड बी ईजली आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड। मीन्स जो एक वेक्टर होता है, वेक्टर को हम आसानी से उसको अलग कर पाएँ एंड उसको हम साथ साथ में प्यूरिफाई भी कर लें। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज शुड बी ईजली इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट सेल। मीन्स जो हमारा होस्ट सेल है जिसमें हम वेक्टर को इंसर्ट करना चाहते हैं वो वेक्टर आसानी से होस्ट सेल को इंट्रोड्यूस कर पाए। सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज शुड बी अफोर्ड ईजली बाई होस्ट सेल। मीन्स वेक्टर एक ऐसा होना चाहिए जिसको हम आसानी से होस्ट सेल के लिए अफोर्ड कर पाएँ, मीन्स उसको अफोर्ड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज द वेक्टर शुड कंटेन अ सुटेबल मार्कर, जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर, हेल्पफुल इन डिटेक्शन विद इन होस्ट सेल। मीन्स रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो हम वेक्टर्स का यूज करते हैं, वेक्टर्स में कुछ सुटेबल मार्कर हो, मीन्स सिलेक्टेबल मार्कर हो। मीन्स अगर हमारा वेक्टर होस्ट सेल में है तो उसको हम आसानी से डिटेक्ट कर पाएँ, मीन्स उसको हम आसानी से पहचान कर पाएँ कि वो वेक्टर हमारे होस्ट सेल में प्रेजेंट हो। जैसे कि यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर में एंटीबायोटिक्स, मीन्स जीन्स इन कोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। मीन्स जो वेक्टर्स हों, वेक्टर्स में एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी हो, जैसे कि एम्प्लिसिलिन, क्लोरोएम्फिनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन। अगर वेक्टर में जीन इन कोडिंग रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक्स रहेंगे तो हम आसानी से अपने वेक्टर्स को होस्ट में पहचान सकते हैं। मीन्स हम यह पहचान सकते हैं कि जो हमारा होस्ट है, होस्ट में वो वेक्टर्स प्रेजेंट है कि नहीं। एंड अगर यहाँ पर जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल में वेक्टर्स होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स, एंड अगर होस्ट सेल में वेक्टर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। एट्थ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज द वेक्टर शुड हैव यूनिक टारगेट साइट्स फॉर मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एज पॉसिबल। मीन्स जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स में डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होने चाहिए। मीन्स जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स में जैसे कि इको आर फर्स्ट, इको आर सेकेंड, वाम फर्स्ट, हिन थर्ड, ये सभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। एंड जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स में बहुत सारे यूनिक, मीन्स जितने भी इसमें एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स का अलग अलग एक प्लेस होना चाहिए जो वेक्टर्स पे वहाँ पर आके उनको कट कर पाए। मीन्स जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स में बहुत सारे वहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स होने चाहिए, वो भी यूनिक होने चाहिए, स्पेशल होने चाहिए सभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, जो कि वेक्टर्स को बहुत अच्छा सूटेबल बनाते हैं। नाइन्थ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज द वेक्टर शुड बी रिलैक्स टाइप। दैट्स मीन जो वेक्टर्स होते हैं यहाँ पर रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन टाइप का यह मीन है कि अगर वेक्टर्स किसी होस्ट सेल में प्रेजेंट हैं तो जो होस्ट सेल का उसका खुद का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उस होस्ट सेल में प्रेजेंट है, एंड साथ साथ में वहाँ पर वेक्टर्स भी प्रेजेंट है, तो वेक्टर्स इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रेप्लिकेट हो रहा है कि नहीं, बट वेक्टर्स रेप्लिकेट खुद ही कर रहा है, वो मतलब ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट कर रहा है। मीन्स उसको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से मतलब नहीं है कि वो रेप्लिकेट कर रहा है या नहीं, तो इसको हम बोलते हैं रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन टाइप। बट अगर यहाँ पर हम बात करें तो अगर वेक्टर उसमें इस चीज़ पर डिपेंड रहे कि जो होस्ट सेल का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जब वो रेप्लिकेट करे, मीन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रेप्लिकेट करे तभी वेक्टर रेप्लिकेट करे, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंजेंट रेप्लिकेशन टाइप। बट अगर जो सुटेबल वेक्टर होता है, मीन्स जो वेक्टर बहुत यूजफुल होता है, उसमें यह कैरेक्टर होना चाहिए कि जो वेक्टर हो उसका जो रेप्लिकेशन हो वो रिलैक्स टाइप रेप्लिकेशन हो। मीन्स उसको यह डिपेंड नहीं करना चाहिए कि जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रेप्लिकेट करे तभी वो रेप्लिकेट करे। मीन्स रिलैक्स टाइप का रहेगा तो उसको उससे नहीं मतलब है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रेप्लिकेट कर रहा है कि नहीं, वो अपने आप ही खुद से ही रेप्लिकेट करेगा। 10th कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज द वेक्टर यूज्ड फॉर जीन क्लोनिंग शुड हैव द एबिलिटी टू इंटीग्रेट आइदर इटसेल्फ और द डीएनए इंसर्ट। मीन्स जो वेक्टर हमें यहाँ पर जीन क्लोनिंग की तरह यूज कर रहे हैं, मीन्स हम मल्टीपल कॉपी प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उस वेक्टर के अंदर यह क्वालिटी होना चाहिए कि वह जो हमारा डिज़ायर्ड डीएनए है उससे जाकर इंटीग्रेट कर जाए, मीन्स ऐड हो जाए, या फिर उसको हम यहाँ पर डीएनए इंसर्ट कर पाएँ। वाइल जबकि वेक्टर यूज्ड फॉर जीन एक्सप्रेशन शुड कंटेन कंट्रोल एलिमेंट। जबकि अगर हम कोई वेक्टर यूज कर रहे हैं जीन एक्सप्रेशन के लिए, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें जीन एक्सप्रेशन में, जैसे कि जो लाइक ओपरॉन होता है, तो अगर हम उस टाइप का यूज कर रहे हैं तो उनके पास कंट्रोल एलिमेंट होना चाहिए, मीन्स जिससे कि वो अपने जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर पाएँ उन वेक्टर्स के पास।
11th characteristics that is the vector must be contain antibiotic markers। जैसे कि हमने अभी इसमें 7th पॉइंट में इसको अंडरस्टैंड किया था कि जो वेक्टर्स होते हैं उनके पास सुटेबल मार्कर होते हैं। मीन्स यही है कि जो वेक्टर्स होते हैं उनके पास एंटीबायोटिक मार्कर्स होने चाहिए जिनसे कि हम उनको आसानी से किसी होस्ट सेल में प्रेजेंट हैं या नहीं उनको हम डिटेक्ट कर पाएँ। एंड जैसे कि यहाँ पर एंटीबायोटिक्स मार्कर की बात करें तो जीन्स इन कोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स लाइक्स एम्प्लिसिलिन, क्लोरोएम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ये सभी यहाँ पर एंटीबायोटिक्स हैं जो कि वेक्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। ये थे वेक्टर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स वेक्टर्स में अगर ये सभी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे तो वो हमारे यूज करने के लिए सुटेबल है, मीन्स वो परफेक्ट है। एंड अभी हम आगे चल के वेक्टर्स का जो साइट होता है ओरी साइट एंड ये एंटीबायोटिक साइट्स मीन्स रोप साइट्स, अभी हम इनके बारे में भी इनको फिगर में अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स इन द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फास्मिड, फेजमिड, बैक्टीरियोफेज, शटल वेक्टर, फॉस्मिड। मीन्स रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कुछ कॉमन वेक्टर्स जो हम यूज करते हैं जैसे कि उनका नेम है प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फास्मिड एंड फेजमिड, बैक्टीरियोफाज, शटल वेक्टर्स, फॉस्मिड। ये सभी कुछ कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स हैं जिनको हम अपने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम इनको यूज करते हैं। एग्ज़ाम में अक्सर प्लाज्मिड के बारे में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो इसमें हम प्लाज्मिड के बारे में स्टडी करेंगे। द प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल इन एडिशन टू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। डेट्स मीन प्लाज्मिड पाए जाते हैं बैक्टीरियल सेल्स में। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनने जा रहा है एक बैक्टीरियल सेल्स का स्ट्रक्चर है। ये बैक्टीरियल सेल का खुद का इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने बोला है न्यूक्लियाइड। मीन्स ये खुद का इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। एंड इसके अलावा जो बैक्टीरिया का जो सेल है, सेल में जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, डीएनए मॉलिक्यूल है जिसको हमने बोला है प्लाज्मिड। एंड ये जो प्लाज्मिड है ये है प्लाज्मिड एंड ये बैक्टीरिया का खुद का इसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने बोला है न्यूक्लियाइड। एंड यहाँ पर जो ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड खुद से ही ये यहाँ पर रेप्लिकेट कर जाता है। मीन्स ये अपने आप ही अपनी कॉपी को प्रिपेयर कर सकता है। एंड ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, मीन्स डबल स्ट्रैंड होगा इसमें डीएनए का। एंड ये सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल है एंड जो कि ये बैक्टीरियल के सेल में पाया जाता है। एंड ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है क्योंकि यहाँ पर जो बैक्टीरियल का जो सेल है, बैक्टीरियल सेल का ये जेनेटिक मटेरियल तो ये है, बट इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है जिसको हमने बोला है प्लाज्मिड। दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द साइटोप्लाज्म और मे बी इंटीग्रेटेड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम दैट इज ईपीसोम। जैसे कि ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में ये उसका खुद का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जिसको बोले हैं न्यूक्लियाइड। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो प्लाज्मिड प्रेजेंट है, अगर ये सीधे ही साइटोप्लाज्म में ये इसमें प्रेजेंट है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, तो इसको हमने बोला है प्लाज्मिड। एंड अगर हम बात करें तो जैसे कि ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में ये बैक्टीरिया का खुद का उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, मीन्स न्यूक्लियाइड है। एंड जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड आके यहाँ पर इस न्यूक्लियाइड के साथ अटैच हो जाए, मीन्स इंटीग्रेट हो जाए, अटैच हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे ईपीसोम। मीन्स ये है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बैक्टीरिया का, मीन्स बैक्टीरियल क्रोमोसोम है एंड इससे ये प्लाज्मिड आके अटैच हो गया, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ईपीसोम। मीन्स अगर जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड ऐसे ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो उसको हमने बोला है प्लाज्मिड। बट अगर वो प्लाज्मिड जाके बैक्टीरियल क्रोमोसोम मीन्स न्यूक्लियाइड के साथ उससे इंटीग्रेट मीन्स ऐड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ईपीसोम। जनरली प्लाज्मिड्स आर नॉन इसेंशियल फॉर द बैक्टीरियल सेल। मीन्स ये बैक्टीरियल सेल के लिए प्लाज्मिड नॉन इसेंशियल है एक्सेप्ट अंडर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। मीन्स अगर ये स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ पे तो ये इसेंशियल है, बट ये कॉमनली ये बैक्टीरियल सेल के लिए नॉन इसेंशियल है। दी बैक्टीरियल प्लाज्मिड आर बेसिकली 3 डिफरेंट काइंड्स। मीन्स बैक्टीरियल के जो प्लाज्मिड होते हैं ये बेसिक तौर पर 3 डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, बट 3 डिफरेंट काइंड से भी ज़्यादा प्लाज्मिड होते हैं, बट यहाँ पर बेसिकली 3 डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट इसमें है दैट इज़ एप प्लाज्मिड। दीज आर फर्टाइल प्लाज्मिड हेल्प्स इन कॉन्जुगेटिव ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मीन्स एप प्लाज्मिड जिसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड, एंड ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस में कॉन्जुगेटिव ट्यूब बनाता है। मीन्स जैसे कि बैक्टीरियल सेल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कॉन्जुगेशन टाइप का, वहाँ पर ये कॉन्जुगेटिव ट्रांसमिशन मीन्स
कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बनाता है जिसकी हेल्प से यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिट करता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल्स में। ये था ए प्लाज्मिड के बारे में। सेकंड दैट इज आर प्लाज्मिड, जिसको बोलते हैं दीज आर रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, मीन्स ये रेजिस्टेंट प्लाज्मिड होगा अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स और हैवी मेटल्स। मीन्स ये एंटीबायोटिक्स और हेवी मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है बैक्टीरिया को। थर्ड दैट इज कॉल प्लाज्मिड्स, दीज आर कोलिसिन प्लाज्मिड, मीन्स या कोलिसिन प्लाज्मिड है जिसको बोलेंगे कॉल प्लाज्मिड। दैट इज कैरी जीन फॉर कोडिंग प्रोटीन्स, कॉलिसिन्स किल दी सेंसिटिव बैक्टीरियल सेल्स। मीन्स जो ये कॉल प्लाज्मिड है जिसको बोलते हैं कॉलिसिन प्लाज्मिड, ये कोड करता है कॉलिसिन प्रोटीन्स को, मीन्स ये जीन कैरी करता है कॉलिसिन प्रोटीन को कोड करने के लिए। एंड ये जो कॉलिसिन प्रोटीन है ये जो बैक्टीरियल सेल सेंसिटिव होते हैं उनको ये किल कर देता है। मीन्स जो सेंसिटिव बैक्टीरियल सेल है ये कॉलिसिन उनको किल कर देता है। ये थे इसमें बेसिक 3 डिफरेंट काइंड्स के प्लाज्मिड, बट इससे भी ज़्यादा यहाँ पे प्लाज्मिड के टाइप्स होते हैं, बट हमने इसमें स्टडी किया है 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लाज्मिड जो कि ये बेसिकली हैं। दी प्लाज्मिड्स कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर देयर ओन रेप्लिकेशन, मीन्स जो प्लाज्मिड होते हैं प्लाज्मिड अपना खुद का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रेप्लिकेशन का खुद ही कंटेन करते हैं। एंड मे बी सिंगल कॉपी प्लाज्मिड दैट इज स्ट्रिंजेंट रेप्लिकेशन टाइप और मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड दैट इज रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन टाइप। जैसे कि मैंने अभी इसमें एक्सप्लेन किया था रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन टाइप एंड स्ट्रिंजेंट रेप्लिकेशन टाइप। मीन्स ये है कि जो प्लाज्मिड है प्लाज्मिड को हम वेक्टर की तरह यूज करते हैं, तो जो प्लाज्मिड होते हैं प्लाज्मिड रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन टाइप कर सकते हैं या फिर स्ट्रिंजेंट रेप्लिकेशन टाइप। मीन्स जो प्लाज्मिड होते हैं या बैक्टीरियल सेल पे अगर ये डिपेंड नहीं करते हैं रेप्लिकेशन करने का तो इसको बोलते हैं रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन टाइप। मीन्स ये खुद ही अपने आप ही जब चाहें रेप्लिकेशन कर सकते हैं, ये बैक्टीरियल सेल पर डिपेंड नहीं होते हैं। बट जो स्ट्रिंजेंट रेप्लिकेशन टाइप होता है या इसमें इस टाइप का रेप्लिकेशन होता है कि जो बैक्टीरियल सेल है बैक्टीरियल सेल जब रेप्लिकेशन करता है तभी जाके वो प्लाज्मिड रेप्लिकेट करता है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंजेंट रेप्लिकेशन टाइप। ये थे इसमें डिफरेंस स्ट्रिंजेंट रेप्लिकेशन टाइप के और रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन टाइप के। एंड यहाँ पर जो स्ट्रिंजेंट रेप्लिकेशन टाइप है ये सिंगल कॉपी प्लाज्मिड, क्योंकि ये बैक्टीरिया के जो उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इस पर डिपेंड हो रहा है रेप्लिकेशन करने का। मीन्स जब वो बैक्टीरियल सेल रेप्लिकेट करेगा, बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जब वो रेप्लिकेट करेगा तो प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, तो इसलिए यहाँ पर है सिंगल कॉपी प्लाज्मिड। बट जो रिलैक्स्ड रेप्लिकेशन टाइप होता है ये मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड होता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि वो रेप्लिकेट कर रहा है कि नहीं, ये खुद ही अपने आप ही रेप्लिकेट करने लगता है, तो इसमें प्रिपेयर होता है मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड। एंड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड का हम यूज करते हैं। इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड्स आर यूज, मीन्स अपने हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम मल्टीपल कॉपी प्लाज्मिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट दैट इज PBr 322, मीन्स जो बैक्टीरियल सेल से हम प्लाज्मिड निकाल रहे थे वो था नेचुरल प्लाज्मिड। एंड जो नेचुरल प्लाज्मिड था जो बैक्टर को हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, तो हमने जैसे स्टडी किया है कि जो बैक्टर्स होते हैं उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स उस नेचुरल प्लाज्मिड में नहीं थे जो कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अगर उसको हम यूज कर रहे हैं वेक्टर के तौर पर तो उसमें होना नेसेसरी है। तो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहा था, या फिर हम जीन क्लोनिंग के लिए वो बेस्ट नहीं था, परफेक्ट नहीं था। एंड साथ साथ में वो बहुत यहाँ पर डिस्टर्ब भी कॉज कर रहा था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो इसलिए यहाँ पर नेचुरल प्लाज्मिड को मॉडिफाई किया गया। एंड जब मॉडिफाई किया गया तो कुछ आर्टिफिशियल वेक्टर का फॉर्मेशन हुआ, जो कि जो रिक्वायरमेंट होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर के तौर पर यूज करने का, उसको पूरा कर रहा था। दी नेचुरल प्लाज्मिड डज नॉट फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन क्लोनिंग, therefore reconstructed that is modified in vitro according to needs। मीन्स जो नेचुरल प्लाज्मिड था जिसको हमने बैक्टीरियल सेल से निकाला एंड उसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया, एंड वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जीन क्लोनिंग में कोई भी रिक्वायरमेंट को, मीन्स जो रिक्वायरमेंट होता है एज अ बैक्टर, उसको ये फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहा था। इसलिए हमें यह नीड था कि जो नेचुरल प्लाज्मिड है उसको मॉडिफाइड करें, उनको हम रिकन्स्ट्रक्ट करें। एंड हमने इनको रिकन्स्ट्रक्ट किया इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स लैब में, एंड इन विवो होता है इन बॉडी में, मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पर जो मॉडिफाइड किया गया रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर को यूज करने के लिए, हमने इसको लैब में मॉडिफाइड किया अकॉर्डिंग टू नीड्स। मीन्स जो भी नीड्स था उसमें रिक्वायरमेंट्स था वेक्टर को होना चाहिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स,
उसमें ऐड करके यहाँ पर उस नेचुरल प्लाज्मिड को मॉडिफाई करके यहाँ पे आर्टिफिशियल वेक्टर का फॉर्मेशन किया गया। मॉडिफाइड किया गया तो यहाँ पे जब मॉडिफाइड हो रहा था तो बहुत सारे वेक्टर्स आर्टिफिशियल वेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा था एंड कुछ तो इसमें मतलब बहुत समय बाद सक्सेस मिला। जैसे कि यहाँ पर PBR 322, यहाँ पर 322 यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब यहाँ पर आर्टिफिशियल वेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा था तो 321 टाइम्स मीन्स इतनी बार प्रैक्टिस किया गया, बनाया गया, तब जाकर 322 बार यहाँ पर सक्सेस मिला, इंडिकेटिंग चांस ऑफ सक्सेस। तब यहाँ पर ये नंबर इंडिकेट किया कि अब यहाँ पर वेक्टर्स जो बन रहे हैं वो सूटेबल है, मीन्स यूज करने के लिए, मीन्स ठीक है, अभी मतलब परफेक्ट तो नहीं है, मतलब ठीक है यूज करने के लिए। PBR 322 जिसको यहाँ पर P यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है प्लाज्मिड, B यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बॉलीबार, मीन्स ये जो साइंटिस्ट थे इसमें हेल्प कर रहे थे। यहाँ पर R रिप्रेजेंट कर रहा है रोड्रिगो ग्यूज, ये भी एक साइंटिस्ट है। एंड नंबर 322 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इंडिकेटिंग चांस ऑफ सक्सेस, मीन्स जब यहाँ पर आर्टिफिशियल वेक्टर बनाया जा रहा था तो यहाँ पर ये मतलब कि किस नंबर पर यहाँ पर ये वेक्टर बना। PBR 322 is the first successful reconstructed plasmid vector, that is artificial cloning vector, created in 1977 in the laboratory of Herbert Boyer at University of California, USA, developed by Bolivar and Rodriguez from E. coli plasmid. That's mean PBR 322 एक ऐसा मीन्स ये सबसे पहला वेक्टर है जो कि सक्सेसफुल हुआ था, मीन्स जब वेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा था तो यह पहला सक्सेसफुल आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर था जो कि रिकन्स्ट्रक्ट हुआ था एंड इसको क्रिएट किया गया था 1977 में इन द लैब ऑफ हर्बर्ट बोयर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड इसको डेवलप किए थे, मीन्स इस आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर को दैट इज़ PBR 322 को डेवलप किए थे बॉलीवार एंड रोड्रिगेज। इसे डेवलप किए थे ई कोलाई प्लाज्मिड से, मीन्स ई कोलाई जो प्लाज्मिड होता है, ई कोलाई का प्लाज्मिड, उसको मॉडिफाइड करके यहाँ पर PBR 322 को इन दोनों ने यहाँ पर इसको आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर को यहाँ पर इनको रिकन्स्ट्रक्ट किए थे। दी स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ PBR 322 मीन्स अभी हम इनका PBR 322 का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे एंड उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। यह जो इमेज है यह इमेज है PBR 322 वेक्टर का, यह इमेज है जिसमें कि यह ओरी साइट है एंड यह ओरी साइट शो कर रहा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मीन्स जो वेक्टर है वेक्टर यहाँ से ही रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करता है। एंड यह जो रोप साइट है, रोप साइट क्या करता है, रोप कोड्स फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड, मीन्स हम यह कह सकते हैं कि जो रोप होता है, रोप यह कंट्रोल करता है कि इसमें जो वेक्टर है कितनी बार रेप्लिकेशन करेगा, मीन्स रोप यहाँ पर कंट्रोल करता है, मीन्स यहाँ पर वो एक प्रोटीन को कोड करता है जो कि यहाँ पर रेप्लिकेशन कितनी बार करेगा, ये प्लाज्मिड ये वेक्टर इसको यहाँ पर ये कंट्रोल करने का काम करता है, डेट इज़ रोप साइट। एंड PBR 322 वेक्टर में यहाँ पर रेजिस्टेंस जीन है, मीन्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, जैसे कि एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन जो कि वेक्टर में होना नेसेसरी है, जिससे कि हम यहाँ पर वेक्टर को यहाँ पर इनको सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज करते हैं, मीन्स ये किसी होस्ट में प्रेजेंट है या नहीं यहाँ पर हम चेक करने का काम करते हैं इसकी मदद से, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की हेल्प से। एंड यहाँ पर PST फर्स्ट, PBU फर्स्ट, EcoR फर्स्ट, CLA फर्स्ट, HIN थर्ड, BAM-H फर्स्ट एंड SAL फर्स्ट, PBU सेकेंड, ये सभी शो कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन साइट, मीन्स ये सभी यहाँ पर शो कर रहे हैं कि जो इंजाइम है, सपोज करिए इंजाइम है EcoR फर्स्ट, इंजाइम है रिस्ट्रिक्शन इंजाइम है एंड ये यहाँ पर जहाँ पर साइट इसको मिल रही है, मीन्स जहाँ पर इसको प्लेस मिल रहा है ये वहीं पे आके ही कट करेगा, जहाँ पर इसकी साइट होगी EcoR फर्स्ट का रेस्ट्रिक्शन इंजाइम करने का, मीन्स जहाँ पर इसकी क्लोनिंग साइट होगी ये वहीं पे ही आके कट करेगा, ये और किसी प्लेस पर आके नहीं कट करेगा। जैसे कि PST फर्स्ट है, PST फर्स्ट का रेस्ट्रिक्शन साइट ये है तो यहीं पे आके कट करेगा एम्पिसिलिन रीजन में। PBU फर्स्ट का ये इसका रेस्ट्रिक्शन साइट है तो यहीं पे आके कट करेगा। EcoR फर्स्ट इसका रेस्ट्रिक्शन साइट ये शो हो रहा है। CLA फर्स्ट, HIN थर्ड, इन सब का रेस्ट्रिक्शन साइट ये शो कर रहा है।
एंड बाम एच फर्स्ट का रिस्ट्रिक्शन साइट है टेट्रासाइक्लिन में रेजिस्टेंस में, एंड साल फर्स्ट का भी शो कर रहा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस में, एंड यहाँ पर रोप में शो हो रहा है PBU सेकेंड का रिस्ट्रिक्शन साइट। मीन्स यहाँ पर जितने भी पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं इन सबका एक पर्टिकुलर साइट होता है, पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पर आकर यहाँ पर ये क्लोनिंग करने का काम करते हैं। मीन्स यहाँ पर आके ये क्लोन करते हैं, मीन्स कट मारते हैं एंड डिज़ायर्ड जीन को ऐड करते हैं। ये था इसमें PBR 322 वेक्टर के बारे में। एंड अभी इसका हम नोट्स देखेंगे, जैसे कि ये फिगर के बारे में यहाँ पे लिखा है, दैट इज़ ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट शो हो रहा है, जैसे कि हिंट थर्ड, EcoR फर्स्ट, बाम एच फर्स्ट, सेल फर्स्ट, PBU सेकेंड, PST फर्स्ट, CLA फर्स्ट, ये सभी रिस्ट्रिक्शन साइट शो हो रहे हैं। एंड इसी प्लेस पर ये जाके वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेंगे और डिज़ायर्ड DNA को ऐड करेंगे। एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, यहाँ पर जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। एंड रोप कोड्स फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। एंड यहाँ पर जो रोप है, रोप कोड करता है ऐसी प्रोटीन्स जो यहाँ पर रेप्लिकेशन प्लाज्मिड को एक तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करने का हेल्प करता है। मीन्स जितने प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे उतना ही रेप्लिकेशन होगा। ये है ओरी साइट्स जहाँ पे वेक्टर्स का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अभी हम इसके PBR 322 का हमें इसमें किस तरीके से नोट्स बनाना है, अभी हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। PBR 322 स्मॉलर इन साइज, मीन्स इसका जो साइज होगा छोटा होगा, स्मॉल होगा। 4.4 किलो बेस पेयर, मीन्स 1 किलो बेस पेयर में आते हैं 1000 बेस पेयर। एंड यहाँ पर जो KB है, KB मीन्स है किलो बेस पेयर, एंड 1 किलो बेस पेयर में आते हैं 1000 बेस पेयर। एंड इनेबल्स ईजी हैंडलिंग, प्यूरिफिकेशन एंड मैनिपुलेशन, मीन्स इनको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, PBR 322 वेक्टर को प्यूरिफाई कर सकते हैं एंड इनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। सेकेंड, दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ 2 सेलेक्टेबल मार्कर, दैट इज़ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस परमिट्स ईजी सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट DNA। मीन्स जो PBR 322 वेक्टर है इसके अंदर 2 सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, एंड ये हेल्प करता है रिकम्बिनेंट DNA को सिलेक्ट करने में। मीन्स जो हमारा जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल में वो रिकम्बिनेंट DNA है कि नहीं, इसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज सिलेक्टेबल मार्कर। नेक्स्ट, दैट इज अबाउट 15 कॉपीज ऑफ देम अकर per cell, which can be increased up to 3000 when protein synthesis is blocked. That's mean PBR 322 वेक्टर्स की 15 कॉपीज़ होती है पर सेल, एंड इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं 3000 तक जब हम इसको प्रोटीन सिंथेसिस में ब्लॉक करते हैं तो। नेक्स्ट, दैट इज़ द PBR 322 हैविंग रेप्लिकेशन साइट, दैट इज ओरी साइट derived from plasmid PMB first, closely related to natural plasmid of call E first। मीन्स जो PBR 322 है इसमें रेप्लिकेशन साइट होती है जिसको हम बोलते हैं ओरी साइट, जहाँ से वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट करते हैं। एंड ये ओरी साइट को यहाँ पर डिराइव किया गया है, मीन्स लिया गया है प्लाज्मिड PMB फर्स्ट से। यहाँ पे मीन्स जो PBR 322 वेक्टर है इसमें जो ओरी साइट है, ओरी साइट डिराइव किया गया, लिया गया है प्लाज्मिड PMB फर्स्ट से। एंड ये जो प्लाज्मिड PMB फर्स्ट है ये क्लोजली रिलेट करता है, मीन्स मिलता है नेचुरल प्लाज्मिड से जो कि है कॉल E फर्स्ट। Next, that is the plasmid having unique recognition site for 20 different restriction endonucleases and a nick bomb region, that is bomb means basis of mobility। means ये जो प्लाज्मिड है PBR 322 प्लाज्मिड है, इसमें क्या होता है कि इसमें 20 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के साइट होते हैं, रिकॉग्निशन साइट होते हैं। जैसे कि हमने फिगर में अंडरस्टैंड किया था कि PBR 322 जो वेक्टर है इसमें क्या हुआ था कि जैसे कि EcoR फर्स्ट, बाम एच फर्स्ट, हिंट थर्ड, सभी का अलग अलग इंडोन्यूक्लियस मीन्स रिकॉग्निशन साइट है। तो इसी तरीके से इस वेक्टर में यहाँ पर जो PBR 322 वेक्टर है यहाँ पर 20 डिफरेंट मीन्स इसी तरीके से 20 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के रिकॉग्निशन साइट्स हैं। एंड यहाँ पर निक बॉम्ब रीजन मीन्स बॉम्ब मीन्स है बेसिस ऑफ मोबिलिटी, मीन्स इनका भी यहाँ पर एक साइट है, रीजन है। दी later on a number of plasmid such as PBR 325, PBR 327, PBR 328 etc. also reconstructed in the same laboratory
out of which PBr 327 is more advantageous than plasmid PBr 322. That's mean जब PBr 322 का फॉर्मेशन हो रहा था, मीन्स हुआ, एंड उसके बाद भी बहुत सारे आर्टिफिशियल वेक्टर का फॉर्मेशन होता रहा, जैसे कि PBr 323, PBr 324, 325, 326, 327, 328, इसी तरीके से और भी सारे हुए। एंड उसमें से एक यह हुआ कि जो जब यहाँ पर इनका रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा था तो इन सभी में से PBr 327 ज़्यादा एडवांटेजियस, मीन्स ज़्यादा हेल्पफुल, ज़्यादा यूजफुल हुआ इन कंपैरिजन टू PBr 322 से। मीन्स जो PBr 322 वेक्टर बना था, प्लाज्मिड बना था, इससे अच्छा इनमें से हुआ PBr 327 रिकन्स्ट्रक्शन हुआ। तो हमने इस वीडियो में वेक्टर्स के बारे में स्टडी किया, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। मीन्स रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत सारे फील्ड्स में इनका यूज है, जैसे कि मेडिकल, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, एंड ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं, बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पर इनका यूज हो रहा है, इनका एप्लीकेशन है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में, मीन्स इनका क्या एप्लीकेशन है डिफरेंट फील्ड्स में, हम इनके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन होकर वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।